मेरा नाम लाइबा है और ये वाकया मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये मेरी बेस्ट दोस्त और मशहूर यूट्यूबर मरियम परवेज के साथ उस वक्त पेश आया जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ते थे और हमारे बोर्ड के इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। ये वाकया उस रात को पेश आया जब उसके वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे और उस रात के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। मरियम ने ये वाकया कुछ इस तरह बयान किया कि घर में एक हंगामा सा बरपा था। वजह इसकी ये थी कि मेरी पुप्पो के अकलौते बेटे की शादी थी जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं। शादी भी ऐसे मौके पर रखी गई थी जब बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हो रहे थे। पहला पेपर इंग्लिश का था जिसकी तैयारी न होने के बराबर थी। मेरी 3 बहनें हैं, बड़ी जिसका नाम शाजिया, उसके बाद राबिया, फिर अनम और अकलौता और लाडला सबसे छोटा भाई वलीद। तय ये पाया था कि अम्मी, अब्बू, राबिया, अनम और भाई वलीद इस्लामाबाद शादी में शरीक होंगे। अम्मी ने खाला और इनकी बेटी को मेरे पास बुला लिया था ताकि मैं आराम से अपने पेपर्स की तैयारी कर सकूं। घर में अब मैं, शाजिया और खाला और उनकी बेटी मौजूद थी। मेरा घर 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है। ऊपर वाली मंजिल में मेरा कमरा है। मेरी खालाजाद बहन का नाम रिदा है। हमारी आपस में अच्छी खासी दोस्ती है। रिदा के आने से मैं बहुत खुश थी। मैं रात के खाने के बाद रिदा को लेकर अपने कमरे में पहली मंजिल पर आ गई। तू सुना, फड्डे खत्म हुए या यूं ही चल रहे हैं? रिदा ने हंसते हुए मुझसे सवाल किया। मेरी बात छोड़, ये बता कि अब तू मेरे अंदाजे के मुताबिक 16 की हुई है। अगले साल तेरी शादी होने लगी है। खाला को इतनी जल्दी क्यों तेरी शादी की सूझ गई? मैंने रिदा से पूछा। ये एक राज की बात है, नहीं बता सकती। रिदा मुस्कुराई। एक तो दोस्त, दूसरी खालाजाद। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। मैंने गुस्से से रिदा की तरफ देखकर बात की। तू किसी को बताएगी तो नहीं? मुझ पर जिन आ गया था, रिदा ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। क्या मतलब? मैं चौंकी। अरे मैंने ढोंग रचाया था। मेरी एक सहेली ने मुझे पट्टी पढ़ाई कि जल्दी शादी करना है तो खुद एक्टिंग कर और यूं कर कि जैसे तुझे दौरे पड़ते हैं। तुम पर किसी जिन भूत का साया है, लिहाजा तुझे घर वाले जल्दी फारिग कर देंगे। और मैंने ऐसा ही किया। एक दिन एक सियाने करनी वाले ने कह दिया कि बच्चे की शादी कर दी जाए क्योंकि जिन साहब कमारी लड़की पर आशिक होते हैं। जैसे ही इसकी शादी होगी जिन साहब भाग जाएंगे। इतना कहकर रिदा चुप हो गई। मैं हंस पड़ी। क्या तरीका सोचा है शादी करने का। बातें करते करते कब 10 बज गए मुझे उसका एहसास जब हुआ जब मैंने घड़ी की तरफ देखा। मैंने रिदा से कहा अब मैं अपने पेपर की तैयारी कर लूं। रिदा ने कहा सही है, मैं चलती हूँ, और वो नीचे चली गई। मुझे प्यास का एहसास हुआ। टेबल पर पानी मौजूद नहीं था। मैं पानी लेने किचन में गई, जग पानी से भरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने महसूस किया कि कमरे में गर्मी कुछ ज्यादा हो गई है। मैंने कमरे के दरवाजे को बंद किया, एसी को ऑन कर दिया और पढ़ने में मसरूफ हो गई। ये कोई 12 बजे का वक्त होगा कि मुझे लगा कि कमरे के बाहर कोई चल रहा है। इसी के साथ ही मुझे साफ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है? किसी ने मेरी आवाज का जवाब न दिया। मैं समझी शायद मेरा वहम है। मैं दोबारा पढ़ाई की तरफ ध्यान देने लगी। मेरा सर भारी हो रहा था। मैं चाय बनाने किचन में पहुंची। मैंने देखा कि चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा हुआ था और साथ ही किचन काउंटर पर 2 कप रखे हुए थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि ये सब किसने किया है। फिर ध्यान रिदा की तरफ गया क्योंकि उसे भी मेरी तरह चाय पीने का बहुत शौक है। मैंने दोनों कप में चाय डाली और नीचे वाली मंजिल पर टीवी लाउंज में आ गई जहां रिदा टीवी देख रही थी। खाला और शाजिया अपने कमरे में सो रही थी। रिदा ने मेरे हाथ में चाय का कप देखकर खुशी से नारा लगाया। मरियम, मेरा बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का, शुक्रिया तुम्हारा। और मैं हैरत से उसे देखने लगी कि फिर ये किसने चाय का पानी चूल्हे पर रखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसी सोच में मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी हो। मरियम, मरियम। मैंने गौर से कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आवाज किस सिमत से आ रही है।
काफी ज्यादा वक्त गुजर गया, मुझे कोई आवाज सुनाई न दी। अचानक एक सफेद हुलिया सा नजर आया जो तेजी से मेरे पास से गुजरकर बाथरूम की तरफ चला गया। मैंने अपने अटैच बाथरूम के दरवाजे को खुलते और बंद होते देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा पुरएतमाद लड़की हूँ, मगर इस वक्त जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मैंने जल्दी से उठकर बाथरूम को चेक किया, वहां कोई मौजूद नहीं था। मैंने उसे अपना वहम समझा और पढ़ने की कोशिश करने लगी। मेरी नजर सामने वाले वॉल क्लॉक पर पड़ी। रात के 2 बज रहे थे। मैं बाथरूम की तरफ गई ताकि चेहरे पर पानी के छींटे मारूं ताकि मुझे जल्द नींद ना आए। जैसे ही मैंने चेहरे पर पानी डालकर सामने लगे आईने में देखा तो एक हैबतनाक सी शक्ल मुझे नजर आई। मैंने तेजी से पलटकर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं वापस कमरे में आ गई। अब मुझे खौफ महसूस होने लगा था। मैंने नीचे जाने के लिए कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद मैं दरवाजा न खोल सकी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किसने बाहर से दरवाजा लॉक किया है। मैंने शाजिया को आवाजें देना शुरू की। नीचे टीवी की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, शायद इस वजह से मेरी आवाजें नीचे तक सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे अपने करीब आहट महसूस हुई। मैंने पलट कर देखा तो सर से पांव तक कांप कर रह गई। मेरे हलक से करिया चीख निकली। एक हैबतनाक ज़ईफ आदमी चौपायों की तरह खड़ा था। इसका जिस्म 4 टांगों वाले जानवर की तरह नजर आ रहा था। जिस्म की हड्डियां जगह जगह से बढ़ी हुई थीं। इसका चेहरा और इसका जिस्म बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कब्र से मुर्दा उठाया हो। मैंने जोर से चीख मारी और नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं टीवी लॉन्च पर पहुंची तो टीवी ऊंची आवाज में चल रहा था और कोई मौजूद नहीं था। मुझे लग रहा था कि जैसे वो खौफनाक चीज अभी नीचे आ जाएगी। मुझे किचन की तरफ से खौफनाक गुरगुराहटों की आवाजें सुनाई दे रही थी। खौफ के मारे मेरी टांगें बोझल सी हो गई थी, जैसे उनमें जान ही ना हो। मैं बोलना चाहती थी मगर हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे अपने चारों तरफ भड़कती हुई आग महसूस हो रही थी। लग रहा था कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मेरे चारों तरफ चीखो पुकार फिजा में गूंज रही थी। फिर एक भूचाल सा आया और सब आवाजें उसमें खो गईं। अब ना वहां कोई आग थी और ना ही कोई चीखो पुकार। हर तरफ खामोश सन्नाटा छाया हुआ था। इस गंभीर सन्नाटे में दिलखराश कहकहा सुनाई दिया। हैबतनाक बूढ़ा आदमी कहकहे लगाता किचन से चलता हुआ सामने आ गया। मैंने जोर से चीख मारी और भागकर शाजिया के कमरे में घुस गई और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। मुझे नहीं पता कब फजर की आजान हुई और मैंने अम्मी को फोन करके सब बताया। अम्मी अब्बू नाश्ता करते ही इस्लामाबाद से निकल आए और दोपहर तक फैसलाबाद पहुंच गए। मुझे ये पता नहीं चला कि मैं उस घर में बचपन से रह रही थी, मगर ये वाकया सिर्फ उस रात क्यों पेश आया जब अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे। मैं आज भी उस रात को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।